तो बच्चों आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम एनसीईआरटी बेस पूरा पैटर्न है। एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में जो आपको चैप्टर नंबर 1 में जो भी टॉपिक आपको बुक में दे रखा है या जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक यही हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो हम ये सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है ये 7 टॉपिक को डिस्कस करना, तो हम इसको कोशिश करेंगे 3 से 4 वीडियो में इसको हम कवर करने की। 3 से 4 वीडियो लगेंगे इसको बनाने समझाने में पूरा डिटेल में। तो ये आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। बस आपको प्रॉपर ध्यान से सुनना है, समझना है और सारे वीडियो को 1 बाय 1 देखना है ताकि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ जाए। पेपर में नंबर सिस्टम से लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। सीबीएसई का हर साल का यही है कि 6 मार्क्स का आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है पेपर में। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है बच्चों। अगर आप एग्जाम पेपर को देखें, प्रीवियस ईयर के लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर को, तो आपको पता चलेगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है पेपर में। तो अब देखते हैं कि टॉपिक क्या क्या है और किस तरह से हमें इसको वीडियो में कवर करना है, कैसे कैसे। तो बच्चों हमने इस नंबर सिस्टम को 7 टॉपिक में बांट दिया है। पहला टॉपिक है आपका यहाँ पर टॉपिक नंबर 1, फाइंड रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर के बीच में हमें रैशनल या इरेशनल नंबर निकालने को आ सकता है। अब ये रैशनल और इरेशनल नंबर 2 नंबर के बीच में ये पूछा जाता है एग्जाम में निकालने को। ये 1 मार्क्स में भी हो सकता है बच्चों या 2 मार्क्स में भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा। कि आपको एक ही क्वेश्चन में हो सकता है कि रैशनल इरेशनल दोनों पूछ ले, या ऐसा हो सकता है कि सिंपल पूछे फाइंड रैशनल नंबर या फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, या 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, या ऐसा पूछ सकता है कि फाइंड रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। वो कैसे भी पूछ सकता है। तो दोनों ये नंबर निकालने को बोला जाता है 2 नंबरों के बीच में। ठीक है, तो हमें ये समझना है, देखना है कि कैसे निकाला जाता है, तो इस पे हम फोकस करेंगे। फिर ये भी देखेंगे रैशनल नंबर होता क्या है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, प्लस में रैशनल नंबर, क्योंकि इसलिए भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन 1 नंबर में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि आपको ऑप्शन दे देगा 4 और कहेगा बताइए कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है। या ऐसा हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछे बताइए कि इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं टॉपिक नंबर 1 से। तो हमें रैशनल और इरेशनल को भी समझना है और रैशनल और इरेशनल कैसे फाइंड किया जाता है ये भी समझना है। तो हम ये टॉपिक नंबर 1 में ये चीजें कवर करने वाले हैं। ये 1 to 2 मार्क्स का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1। ठीक है, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 बता रहा है लोकेट और रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे बता रहा है कि हम नंबर लाइन के बारे में तो बहुत पहले से ही जानते आ रहे हैं। तो नंबर लाइन पे अब की बार हमें क्या रिप्रेजेंट करना है या लोकेट करना है, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। इरेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये भी हमें सीखना है कि किस तरह से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। बच्चों जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो यहाँ पे किस तरह के नंबर आपसे रिप्रेजेंट करवाएगा, लाइक √2, लाइक √3, लाइक √5, लाइक √9.3 एक्सेट्रा। इस तरह की चीजें आपसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है एग्जाम में। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करिए। तो ये 3 मार्कर्स क्वेश्चन है, 3 नंबर का एग्जाम में आता है। तो हम ये भी सीखेंगे किस तरह से नंबर लाइन पर इन इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें ये सीखेंगे टॉपिक नंबर 2 में। टॉपिक 3 हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड आपका 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। 1 मार्क्स का ही डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड आपसे पूछेगा कि बताइए कि आपको एग्जांपल दे देगा, पूछेगा बताओ ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। बच्चे सिंपली रैशनल और इरेशनल नंबर में हम डेसिमल एक्सपेंशन को समझें तो रैशनल नंबर में क्या होता है बच्चे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैटेगरी बनाते हैं तो रैशनल नंबर जो कि रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अभी बकायदा डिटेल में मैं आपको लिखकर समझाऊंगा। और इरेशनल नंबर का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इरेशनल नंबर का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग भी हो सकता है
और आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हो सकता है। तो रैशनल नंबर में दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, इरेशनल नंबर में सिर्फ एक तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। 1 मार्क्स में आ सकता है, आपसे पूछेगा कोई एग्जांपल, जैसे सपोज आपको दे देगा, पूछेगा बताइए टर्म, जैसे मैं पूछूं आपके 27/100, मैं पूछूं ये बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन, या सिंपली पूछूं इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। मैं आपसे पूछूं 27/100 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो आप बताएंगे, तो उसके लिए आपको बताऊंगा, मैं इसे बता देता हूँ। 27/100 क्या है आपका, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाएगा एक समय, मतलब पॉइंट के डेसिमल के बाद 2 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट मतलब पूरी तरह से कट जाएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम इस तरह से 3 कैटेगरी में लेकर चलेंगे। 1 मार्कर्स क्वेश्चन आएगा डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड। टॉपिक नंबर 4 में हमें क्या कवर करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0। कह रहा है कि आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और उसको आपको p by q के फॉर्म में लिखना है। एग्जांपल समझिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लाइक जैसे मैंने कहा 0.2 पे बार, या मैंने कहा 0.31 पे बार, या मैंने कहा जैसे 0, या सिंपली कहूँ मैं 1.001 पे बार, या मैं कहूँ लाइक 0.32 पे बार। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस इसको मैं p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने को आता है। ये भी 3 मार्कर्स क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है। इसको थोड़ा अपग्रेड करके 4 नंबर तक भी पूछा जाता है। ये आपका जो टॉपिक नंबर 4 है, ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। हमें इसको समझना है किस तरह से हमें इसको, ये जो 0.2 बार है, 0.31 बार है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसको p by q के फॉर्म में हम किस तरीके से लिखें, तो ये भी हम समझेंगे। टॉपिक नंबर हमारा 4 है। टॉपिक नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आगे आपको बहुत काम आने वाला है अगली क्लासों में भी। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसमें डिनोमिनेटर में अगर आपको इरेशनल नंबर मिलता है, डिनोमिनेटर के अंदर जो इरेशनल नंबर मिलता है डिनोमिनेटर में, तो नीचे डिनोमिनेटर में रूट की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो उसको हटाने के लिए हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसको रैशनलाइज कहते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, √2/√3, तो डिनोमिनेटर में ये रूट का नंबर हटाना है मुझे, तो डिनोमिनेटर से ये रूट का नंबर मुझे हटाना है, तो उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है बच्चों, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाने के प्रोसेस को ही रैशनलाइज बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसमें भी 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी आ सकता है अगर एग्जाम में ये आता है आपके लिए। तो 3 to 4 मार्क्स, कभी कभार ये 1 और 2 मार्क्स, जैसे सपोज इतना छोटा सा क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स में ही आ जाएगा, तो मैक्सिममली इसको देखा गया 3 से 4 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। कभी कभार ये 1 मार्क्स में भी पूछ लेता है आपसे। तो टॉपिक नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा पूरा फोकस रहेगा इसके ऊपर में। उसके अलावा टॉपिक नंबर 6 बच्चों, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये 8th क्लास में भी आपने एक चैप्टर में, पूरा एक कंप्लीट चैप्टर था 8th क्लास में आप सबका, तो वहां आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, वहां पे फॉर्मूले आप सबने देखे होंगे। तो उसी फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर के अंदर भी एक्सपोनेंट्स मतलब यहाँ पावर के फॉर्मूलों की बात करेंगे। जितने भी फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले हम कवर करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स से भी आपका क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है। 1 मार्कर्स आ जाते हैं, 1 मार्कर्स के चांस ज्यादा होते हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कई बार 2 या 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो 3 नंबर के भी इसके बड़े क्वेश्चन होते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। पर वही छोटे छोटे एक्सपोनेंट्स के जो लॉ हैं उन्हीं को अप्लाई करके 3-3 नंबर तक के क्वेश्चन, कभी बार 4 नंबर में भी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखेंगे। उसके अलावा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें हम कवर करना है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में जो फ्रीक्वेंटली नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पिछले लास्ट 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे और देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 से किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि इस चैप्टर से, इन टॉपिक से क्वेश्चन आता भी है या नहीं आता है। तो आप देखोगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पेपर में पूछा ही जाता है। तो हमारी ये टोटल 7 टॉपिक में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे तो आपको 1 टाइम में ही समझ में आ जाएगा। तो हम हर टॉपिक के 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आगे चलते हुए चलेंगे। तो इसको मैं 3 से 4 वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो टॉपिक नंबर 1 है हमारा
आज टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड रैशनल नंबर और इरेशनल बिटवीन टू नंबर्स। तो सबसे पहले तो बच्चे समझ लो कि होता क्या है रैशनल नंबर और इरेशनल, ताकि हम आगे बेहतर समझ सकें। रैशनल नंबर का मतलब एनी नंबर दैट कैन बी रिटन, एनी नंबर that can be written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। कितना छोटा सा डेफिनेशन है। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन, मतलब कोई भी नंबर जिसको मैं P by Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और जो P Q है ये कोई भी एक इंटीजर है, हो सकता है, और Q 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया रैशनल नंबर का डेफिनेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं बताऊं रैशनल नंबर, जस्ट मैंने कहा 7/5 तो रैशनल नंबर है। मैंने कहा √16, क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि √16 का मतलब बच्चे होता है 4, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। मैं कहूँ सिंपली 5, क्या 5 रैशनल नंबर है? तो ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर हम P by Q में लिखते हैं ना। तो क्या आप यहाँ तो नीचे में Q तो है ही नहीं, तो आप क्या खुद से 1 नहीं लगा सकते? यहाँ खुद से 1 नहीं लगा सकते। क्या 0 रैशनल नंबर है बच्चे? हाँ, 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे आप 1 लगा लो। P by Q, हमें ये बोला गया ना Q 0 नहीं हो सकता, क्या P 0 नहीं हो सकता? P तो हो सकता है 0। तो बच्चे ये रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ऐसे बहुत सारे, मतलब ऐसे सारे नंबर जिसको मैं P by Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? रैशनल नंबर कहते हैं। अब बात आती है इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? बहुत आसान, जो रैशनल नहीं वो इरेशनल। देखो कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है ना, आसान डेफिनेशन। बट इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? इरेशनल नंबर। समझाने के लिए तो मैंने बता दिया कि जो रैशनल नंबर नहीं होगा वही इरेशनल नंबर होगा। तो लिखेंगे एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन, मतलब जिसको मैं नहीं लिख सकता। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers और Q not equal to 0। तो बच्चे कैन नॉट बी है ना, कैन नॉट बी और कैन बी। कहने का मतलब ऐसे सारे नंबर जिसको मैं P by Q के फॉर्म में लिख सकता हूं वो रैशनल, और जिसको मैं नहीं लिख सकता हूं वो इरेशनल। तो ये तो पहले आपका डेफिनेशन हो गया रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। अगर इरेशनल नंबर के एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने कहा √2 बच्चे इरेशनल नंबर है। जैसे मैंने कहा पाई इरेशनल नंबर है। जैसे मैंने कहा √3 इरेशनल नंबर है। मैंने कहा √7 इरेशनल नंबर है। √5 इरेशनल नंबर है, एंड सो ऑन। ये सब इरेशनल नंबर ही तो है हमारे। मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन ये समझते हुए समझ आ रहा है कि जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सब इरेशनल नंबर ही समझ में आ रहे हैं हमें। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। जैसे मैंने कहा √17 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो ये भी एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया। तो जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं बच्चों, सब के सब क्या है? इरेशनल नंबर है। या इरेशनल नंबर को हम ऐसे समझें, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो समझने के लिए तो आप आगे चल के डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो टॉपिक नंबर हमारा 3rd है, जब हम वहां पे इसको पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको और डिटेल बताऊंगा कि इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो समझने के लिए मैंने एग्जांपल भी दे दिया, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शंस में से पहचानने को भी आ जाता है। बताइए कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है।
रैशनल वाले पे टिक लगाओ या इरेशनल वाले पे टिक लगाओ, तो पता तो होना चाहिए, डेफिनेशन पता होगा तभी आप जवाब दे पाओगे, रैशनल इरेशनल को पहचान कर पाओगे। हमारा टॉपिक था कि दो नंबर के बीच में रैशनल और इरेशनल को फाइंड करना, तो हम उस पे फोकस करते कि कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से। तो अब हमारा पहले तो हम रैशनल नंबर की बात कर लेते, दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर की फाइंड करने की बात करते, फिर इरेशनल को भी समझेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पेपर में ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हम रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 3 सिचुएशन लूंगा अलग अलग, जैसे लाइक एग्जांपल नंबर 1 जिसमें मैंने कहा फाइंड 3 रैशनल नंबर, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। छोटा सा क्वेश्चन, 2 और 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर अगर मुझे निकालना है, तो देखो क्या प्रोसेस ध्यान देना, है ना। इसको आप टाइप 1 बोलेंगे, है ना, टाइप हमारा 1, मतलब ये 3 अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको रैशनल नंबर ही पूछा जाएगा फाइंड करने को, उससे ज्यादा पैटर्न बनता भी नहीं। तो फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो करना कैसे, 2 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लगा लीजिए, 2 and 3 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लगा दीजिए। इसके बीच में आपको नंबर लिखने, कितने लिखने, फोकस ये होना चाहिए निकालना कितना है, तो मैंने देखा कि 3 निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे, मुझे 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो 3 का नेक्स्ट नंबर क्या, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, यही प्रोसेस आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस पैटर्न पे। तो 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 4 बोला होता तो 5 से कर देता, 5 बोला होता 6 से कर देता, मतलब एक अगली संख्या से कर दूंगा, जितना बोलेगा फाइंड करने के लिए उसके एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 4 2 जा 8 and 4 1 जा 4। उसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट था 3/1, तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे, तो 4 3 जा बच्चे 12 और 4 1 जा 4। अब मैं यहाँ पर इसके बीच में 3 रैशनल नंबर लिखूंगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 8 और 12 के बीच में 3, तो 8 और 12 को इंक्लूड नहीं करना, इसके मिड में, बीच में, बिटवीन, बीच वाला, मीन्स कि 9/4, 10/4 और 11/4। बच्चों ये हो गया हमारा जो कह रहे थे ना फाइंड 3 रैशनल नंबर, तो ये 9/4, 10/4 एंड 11/4 ये हमारे 3 रैशनल नंबर हो गए यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे 3 रैशनल नंबर है यहाँ पर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आता तो आप इसी तरीके से इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। नोट डाउन करिए, मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। टाइप 2 की बात कर ले, मान लो यार 3 की बजाय अब आपसे पूछ ले 2 पूछ ले, है ना। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन, लाइक मैंने कहा 2/5 एंड 3/5। पिछले वाले से पैटर्न अलग हो गया ना। अब देखो पिछले वाले में डिनोमिनेटर नहीं था, अब इस वाले टाइप 2 में डिनोमिनेटर आ गया, दोनों नंबर के नीचे डिनोमिनेटर आ गया, तो पिछले वाले से अलग हो गया। अब करना कैसे इसको देख लो फटाफट, है ना। हर टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो और आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में किसी भी टाइप से आए तो आप उसको आसानी से कर सको। तो 2/5, तो 2/5 एंड 3/5 के बीच में मुझे 2 रैशनल नंबर चाहिए। तो फर्स्टली मुझे चाहिए कितना रैशनल नंबर, 2, तो 2 की अगली संख्या 3, ये पैटर्न आपको याद रखना है। 2 का अगला 3, तो 3 से ऊपर भी है, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। अगला क्या है बच्चों, 3/5, तो 3/5 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 से ऊपर और 3 से नीचे, 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15। अगेन अब इसके बीच में हमें क्या करना है, 2 रैशनल नंबर, बिटवीन 2 रैशनल नंबर चाहिए होगा। 6 और 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 7/15 ये फर्स्ट रैशनल नंबर एंड नेक्स्ट इज 8/15 जो मुझे रिक्वायर्ड चाहिए था, जो मेरे को आंसर निकालना था, फाइंड 2 रैशनल नंबर, तो ये हमने फाइंड
कर लिया। तो ये हो गया टाइप 2। और टाइप 3 लास्ट टाइप है, इससे ज्यादा कोई और पैटर्न बनेगा नहीं क्वेश्चन में। तो अगर हम थर्ड टाइप की बात कर लेते, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, तो टाइप 3 की बात करते हैं, जिसमें हमें टाइप 3 देख लो, पहले इसको नोट डाउन कर लो। टाइप 3, अब ये हो गया आपका टाइप 3। इसमें मान लेते हैं हम 4 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर बिटवीन। अब क्या करते हैं, यहां पे कुछ इस तरीके का सिचुएशन है। अब देखो इसमें भी डिनोमिनेटर है, बट यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, मतलब बेस इक्वल नहीं है। आपने पहले में देखा कि डिनोमिनेटर ही नहीं था, तो हमने दोनों में 1 1 लगा दिया, तो बेस तो वहां भी सेम था। दूसरा क्वेश्चन देखा टाइप 2, जिसमें डिनोमिनेटर था, दोनों में सेम ही था। पर थर्ड टाइप में क्या देख लो बच्चे, डिनोमिनेटर है तो सही बट अलग अलग है। ये दोनों पहले टाइप 1 टाइप 2 दोनों से डिफरेंट है। तो अब करना क्या है, सबसे पहला काम करना होगा डिनोमिनेटर को सेम करना, मतलब बेस इक्वलाइजेशन करना है। तो सबसे पहला हम इसमें काम करने वाले बच्चे बेस इक्वलाइजेशन, 2/3 एंड 3/4। तो सबसे पहले बेस इक्वलाइजेशन कैसे होगा, तो इसके जो आपका जो सेकेंड फ्रैक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आप फर्स्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। उसी तरीके से आप जो हमारा सेकेंड फ्रैक्शन है 3/4, इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को लीजिए और सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मींस कि दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिला। अब दूसरे फ्रैक्शन में पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या मिला, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अभी बेस तो बराबर हो गया, अब बेस तो बराबर हो गया, बट हमें क्या निकालना है, 4 रैशनल नंबर। तो भैया वो प्रोसेस आपको बच्चों सेम लगाना है। उसके बाद 4 निकालना, 4 का अगला संख्या क्या होता है, 5। तो 5 से न्यूमरेटर, 5 से डिनोमिनेटर, यहाँ भी 5 से न्यूमरेटर, 5 से डिनोमिनेटर। 8 5 जा 40 एंड 12 5 जा 60, 9 5 जा 45 एंड 12 5 जा 60। अब 40 और 45 के मिड में बिटवीन आपको 4 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो 40 और 45 इंक्लूड नहीं होगा, तो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60। तो ये आपके 4 रैशनल नंबर हो गया। तो आपको मैंने तीनों टाइप के एक एक एग्जाम्पल समझाए हैं, ताकि आपको अगर ये तीनों टाइप में से किसी भी टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछ ले रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए, तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हो। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, तो पेपर में इसीलिए 1 मार्क्स में ही या 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, बट आपको इसको समझ के चलना है, क्योंकि पेपर में आ सकता है, इसके चांसेस बनते हैं, तो इसीलिए आप इसको ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। तो उतार लीजिए आप इसको। मैं दूसरा जो हिस्सा था रैशनल के अलावा इरेशनल नंबर को हम कैसे फाइंड करते, इसका प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, फाइंड 1 इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 8। अगर आपको इरेशनल नंबर अब पूछा जाए कि 2 नंबरों के बीच में आपको इरेशनल नंबर पता लगाना है, तो आप किस तरीके से लगाएंगे। अब की बार इरेशनल नंबर पूछा है निकालने को। रैशनल के आपने तीनों टाइप देख लिए, इरेशनल में कोई 3-4 टाइप नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है तीनों। अगर हम तीनों पैटर्न को यहाँ भी समझें, तो यहाँ पे फॉलो रूल एक ही होना है, यहाँ पे बदलता कुछ नहीं है। अगर मुझे कहा गया है कि 1 इरेशनल नंबर चाहिए, कितना चाहिए इसको, 1 इरेशनल नंबर बिटवीन ये बोथ नंबर, इन 2 नंबरों के बीच में एक इरेशनल नंबर की जानकारी चाह रहा है मेरे से, तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिए क्या किसके बीच में पता लगाना है, 5 एंड 8 के बीच में। तो इसका प्रोसेस आपको याद रखना है कि अगर एक इरेशनल नंबर बोलेगा तो कैसे निकालोगे, रूट अंडर, खुद से रूट ले लोगे और दोनों नंबरों का, मतलब ये नंबर ए और ये बी, रूट अंडर ए बी, मतलब दोनों नंबर का क्या करोगे, रूट में आप मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान बता दिया मैंने तरीका। जब भी आपको एक इरेशनल नंबर बोलता है फाइंड करने के लिए 2 नंबरों के बीच में, तो आप सिंपली इन 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करके रूट में डाल देना, तो आपका जो निकल के आएगा आंसर, वही आपका जो इरेशनल नंबर होगा बिटवीन बोथ नंबर, ठीक है।
तो ये 8 5 जा 40, तो ये हो गया 40। तो 40 को अगर आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टर से और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 20 2 10, तो अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, कि 2 5 जा अगेन 5 1 जा, तो यहाँ पे 5 1 जा, तो यहाँ पे पेयर जैसी का बना, तो इसको हम इस तरीके से और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो हो गया आपका, तो हम कह सकते हैं कि 2√10 ये इरेशनल नंबर है जो कि 5 और 8 के बीच में लाई करता है। 2√10 ये इरेशनल नंबर है जो 5 और 8 के बीच में लाई करता है। एक बात आप ध्यान से याद रखिएगा कि दो नंबर के बीच में चाहे रैशनल नंबर पूछे चाहे इरेशनल नंबर पूछे, दो नंबरों के बीच में रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं बच्चे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। किसी भी दो नंबर के बीच में अगर मुझे इन दो नंबर के बीच में पूछे कि रैशनल नंबर कितने होंगे, हाउ मेनी रैशनल नंबर, हाउ मेनी रैशनल नंबर, हाउ मेनी रैशनल नंबर पूछे, या मेरे से पूछे कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर, हाउ मेनी इरेशनल नंबर, ये दो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है। अगर कोई पूछता है कि दो नंबर के बीच में रैशनल बताओ और इरेशनल बताओ, तो मैं बताऊंगा इनफाइनाइट नंबर होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली नंबर, या इनफाइनाइट सिंपली लिख लो, इनफाइनाइट नंबर। यहां भी सेम वही जवाब होगा, इनफाइनाइट नंबर होगा यहाँ पे भी। मतलब दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट ही होंगे और इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट ही होंगे। तो किसी भी दो, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन बोलता है एक नंबर निकालो, दो निकालो या तीन निकालो, बट उसके बीच में अनंत निकल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा सभी बच्चे का अलग अलग निकल सकता है। बुक में कई बार आप क्वेश्चन करोगे, आप ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे तो आपका आंसर नहीं मैच होगा, इसका ये मतलब नहीं कि आपका आंसर ही गलत है, क्योंकि हमें पता है कि दो नंबर के बीच में जब इनफाइनाइट नंबर्स निकल सकते हैं तो मेरा भी सही होगा, बुक में जो लिखा है वो भी सही होगा, किसी मेरे दोस्त ने किया होगा उसका भी सही होगा। तो आपको टीचर नंबर नहीं काटेगा अगर मैच नहीं कर रहा तो उनके आंसर शीट से। तो क्योंकि कई सारे नंबर इनफाइनाइट, कई सारे मतलब अनंत नंबर निकल सकते हैं दो नंबरों के बीच में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मैंने एक सिंपल सा एक नंबर बताया। तो इरेशनल नंबर में जब भी आपको नंबर पूछेगा फाइंड करने के लिए तो आप यही पैटर्न फॉलो करोगे, रूट में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। इसको आप आगे भी अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको √10 की वैल्यू इंस्टेंटली याद है तो √10 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो और आगे कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आगे भी कर सकते हो। तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं। जैसे √10 का क्या हो जाएगा 3.16 अप्रॉक्स रफली, क्योंकि हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चे वो निकलता है ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्मेट में निकलता है, मतलब वो आता ही चला जाता है नंबर उसके अंदर। 3.16 आएगा रफली, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 6 2 जा 12, क्योंकि यहाँ पे ये एंड सो ऑन वाली बात होगी ना, यहाँ पे 2 2 कुछ समथिंग आ रहा होगा। तो 3 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3 3 2 जा 6, तो रफली ये कुछ आपका अमाउंट यहाँ पर निकल के आएगा। तो ये आपका आंसर हो। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी निकाल कर आप उसको बता सकते हो। चाहे 1 बोलेगा तो आप ऐसे सिंपली कर दोगे। अगर मान लीजिए कि दो इरेशनल नंबर बोला होता तो मैक्सिममली 1 या 2 ही इरेशनल नंबर पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अगर यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर बोल देता तो क्या करते आप बताइए। तो 5 और 8 के बीच का तो एक नंबर तो आपको पता चल गया ना कि 2 √10 है और अगला 8, ये नंबर तो आपको पता चल गया। तो अब अगर आपको दूसरा निकालना हो, एक नंबर तो आपने निकाल लिया, अगर आपको दूसरा निकालना तो आप क्या करो, फिर से इन दोनों के बीच का मल्टीप्लाई कर दो और रूट में डाल दो। 5 × 2 √10, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5 2 जा 10, 10 √10 आ जाएगा, कुछ इस तरीके का। और √10 की वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो 10 × √10 हमने रफली क्या लिखा था 3.16, या इसको हम 16 लिख सकते हैं, 17 भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके तो 16 लिख देते हैं रफली। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का 31.62 समथिंग आएगा। इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो आप, या पॉइंट में यहीं पर आप छोड़ दो इस चीज को। तो इस तरीके से आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये चीज हो गया आपका यहाँ पर कि अगर एक नंबर बोले या आपसे दो इरेशनल नंबर बोले तो आप इस तरीके से निकाल। 3 बोलेगा तो क्या करोगे, आप इसके बीच का मल्टीप्लाई करो इन दोनों के बीच में, तो वहां पे तीसरा इरेशनल आ जाएगा। तो ऐसे तो चौथा पांचवा प्रोसेस चलता रहेगा। तो इरेशनल नंबर के लिए क्या करना है, पहले पहले जो दो नंबर के बीच में निकालना हो दोनों को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, टॉपिक नंबर 1।
यही है। मैंने आपको रैशनल क्या होता है ये बता दिया, इरेशनल क्या होता है ये बता दिया। रैशनल नंबर जो फाइंड करने के लिए आता है एग्जाम में, 3 तरह से पूछे जाते हैं, मैंने तीनों टाइप बता दिए। इरेशनल नंबर के बारे में बता दिया, किस तरह से फाइंड करना है ये भी आपको मैंने बता दिया। तो और इरेशनल और रैशनल की पहचान और डेफिनेशन से आपको आसानी से हो ही जाएगा। तो ये आप 1 या 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इसको इजीली अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से इस टॉपिक को आपको लिखना है, समझना है और इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 अब स्टार्ट करेंगे हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है। तो टॉपिक नंबर 2 देखते हैं। तो टॉपिक नंबर 2 क्या है बच्चों? लोकेट और रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन तो जाना पहचाना टॉपिक है ना, 6th क्लास से ही आप नंबर लाइन तो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। नंबर लाइन के बारे में तो 6th क्लास से ही आपने पढ़ा होगा। नंबर लाइन लाइक इस तरीके से आप नंबर लाइन खींचते थे ना, ऐसे करके। ये हो गया नंबर लाइन, यहाँ पे आप क्या लिख लेते थे, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया 0। ये जो आपका राइट हैंड साइड है RHS, ये जो राइट हैंड साइड है बच्चे ये क्या होता था आपका पॉजिटिव साइड। और जो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड था आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइड था, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइड था। तो यहाँ पे आप आसानी से नंबर्स को प्लॉट कर लिया करते थे, लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, इंटीजर्स को आप आसानी से यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर लेते थे। तो नंबर लाइन के बारे में तो आप बहुत पहले से जानते हो, बट 9th क्लास में हमें इसी नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखना है कि नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखते हैं किस तरह से करना है आपको कि इरेशनल नंबर इस पे रिप्रेजेंट। तो हम कुछ 2-4 एग्जांपल लेकर इरेशनल नंबर के 2-4 एग्जांपल लेंगे और सीखेंगे सब पैटर्न को, ताकि आप बाकी एग्जांपल खुद कर सको। यहाँ पर आज मैं आपको √2, √3, √5, √9.3 ये मैं कुछ आपको ये 4 एग्जांपल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना बताता हूँ और इसी पैटर्न पे आप बाकी एग्जांपल को खुद ट्राई करोगे। तो यहाँ पे मैं विदाउट स्केल, विदाउट किसी मेजर के मैं यहाँ पे हाथ से बना रहा हूँ। आप सब प्रॉपर स्केल का, कंपास का यूज करेंगे, पेंसिल का प्रयोग करेंगे बनाते टाइम, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होना है तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं, आप रफली नहीं बना देंगे। तो मैं यहाँ पे बस बनाना सिखा रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए और साथ के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर √2 को देखते हैं। तो √2 को रिप्रेजेंट करने की मैं यहाँ पर √2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ध्यान देखिए। सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे, आपने एक लाइन ले लिया, √2 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने 0 मेंशन किया क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नंबर है, इधर ही चलना है। प्रोसेस आपको ध्यान से साथ के साथ आपको बनाते हुए चलना है। स्टेप 1, सबसे पहले आप √2 के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। √2 के लिए सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, स्केल लेंगे और 1 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। मान लीजिए ये मेरा 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर, है ना। तो आप नाम भी देते हुए चलेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया A और ये टोटल इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 1 सेंटीमीटर। O से A हो गया बच्चे आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप तो हो गया कि आपको 1 सेंटीमीटर मेजर करना है। उसके बाद आप 90 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाएंगे बच्चे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आप किससे बना सकते हैं, आप कंपास से भी बना सकते हैं और D से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप कंपास या D का यूज करके 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री का लाइन लेंगे और ये लाइन भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर का। ये लाइन भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर का। फिर क्या करेंगे, स्टॉप को यहाँ O से ज्वाइन कर देंगे। स्टॉप को कहाँ से ज्वाइन कर देंगे, O से ज्वाइन कर देंगे और इसको नाम दे देते हैं, लाइक यहाँ पे B नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, B। तो ध्यान रखिए, पहला काम O से A 1 सेंटीमीटर खींचा मैंने, फिर A से 90 डिग्री का एंगल बनाया और ये जो AB होगा ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। फिर B को O से मिला दिया। फिर लास्ट काम क्या करना है आपको, यहाँ पर लास्ट काम जो आपको करना है, यहाँ पे आप निडल रखिए, कंपास का निडल यहाँ पे रखना है और पेंसिल ओपन करना है, निडल ओपन करना है यहाँ से करके, यहाँ पे पेंसिल और पेंसिल को फिर क्या करना है, आर्क लगाना है, इससे आर्क। और ये आर्क जहां आकर लगेगा यही बच्चे आपका क्या होगा, √2 होगा। तो यहाँ पे पेन निडल रखेंगे, कंपास का निडल वाला हिस्सा, यहाँ पे पेंसिल और आर्क घुमाएंगे, जहां पे ये नंबर लाइन को टच करेगा वही आपका √2 होगा।
इसको वेरीफाई करें तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें पता है ये क्या हमारा हाइपोटेनस है, ये क्या हमारा बच्चे बेस, और ये क्या हमारा बच्चे परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस। तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये सच में √2 है या नहीं है। तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1, तो 1 का स्क्वायर बेस 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया बच्चों 2। यहाँ पे h स्क्वायर था तो यहाँ पे टेकिंग रूट बोथ साइड, तो इससे क्या होगा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे बच्चों, हाइपोटेनस क्या हो गया √2 मींस कि इसका जो लेंथ है √2, तो यहाँ पे हम कंपास रख के नीडल घुमा रहे हैं तो इसी का तो रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये √2 आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रोसेस √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। इसी तरीके से अगर मुझे √3 रिप्रेजेंट करने के लिए आता तो मैं क्या करता, √3 रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या होगा। तो बच्चे √3 डायरेक्टली नहीं बनता, √3 बनाने के लिए मुझे √2 की मदद लेनी पड़ेगी। √3 को मैं डायरेक्ट नहीं बना सकता। अगर एग्जाम में √3 रिप्रेजेंट करने को आता है नंबर लाइन के ऊपर, तो उसके लिए मुझे पहले √2 बनाना होगा, फिर मैं √3 को उसी की मदद से बनाकर क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। तो √3 का भी प्रोसेस आप देख लीजिए, इसको आप ध्यान से अच्छे से प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज करके, स्केल का, कंपास का, डी का, पेंसिल का प्रॉपर यूज करके आप इसको बनाएंगे, ठीक है, तभी जाकर आपको पूरे नंबर मिलने वाले। 3 नंबर तक का ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है, ठीक है। तो अब √3 को देखते हैं। अब √3 की रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये हमारा जो दूसरा हिस्सा है √3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो √3 का रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचिए, यहाँ पे ये हो गया आपका 0, प्रोसेस वही होगा, √2 तक तो सब कुछ सेम बनाना है। यहाँ पे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बच्चे 1 सेंटीमीटर, 90 डिग्री पे ऊपर भी आपको क्या लेना है 1 सेंटीमीटर। फिर इसको क्या करना है बच्चे, आपको ज्वाइन कर देना है स्केल लेकर, इसको नाम दे दीजिए बी। यहां तक जो मिला आपको पता चल गया ये क्या है आपका √2, ये क्या निकला है √2। अब क्या करना है, हमें तो √3 बनाना है, तो इसको बेस लेंगे, ये ओ बी मेरा बेस हो जाएगा। यहां से फिर से मैं 1 सेंटीमीटर ऊपर लूंगा 90 डिग्री पर, 1 सेंटीमीटर अगेन मैं इसको बेस लूंगा, ओ बी मेरा बेस हो जाएगा, और बी से मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा फिर से, वो भी 1 सेंटीमीटर के लिए। तो यहां से फिर क्या करेंगे, फिर हमें अगेन इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर देना है, ओ से ज्वाइन कर देना है और इसको नाम देना है। मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ पी, नाम दे देता हूँ पी। तो बी से पी भी मेरा 1 सेंटीमीटर ही होगा, और पी को मैंने ओ से मिला दिया। फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, यहाँ पे नीडल रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल ले जाएंगे और इसके बाद क्या लगाएंगे, फिर से हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे, और ये आर्क जहां जाकर नंबर लाइन को टच करेगा वो मेरा क्या होगा बच्चे, √3 होगा। तो ये √3 का बनाने का प्रोसेस है। अगर इसको भी वेरीफाई करना है तो ध्यान से देखिए, ये मेरा हाइपोटेनियस है, मतलब ओपी मेरा हाइपोटेनियस है, ओबी मेरा बेस है, और बीपी मेरा परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं। तो बेस कितना है बच्चे, √2, उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1, 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर बच्चे 2 प्लस 1, यहाँ पे h स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 2 और 1 3। तो यहाँ पे जब हम क्या करें, टेकिंग रूट बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का टेकिंग रूट बोथ साइड किया तो यहाँ से रूट से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और वहां पे क्या लग जाएगा बच्चे, रूट। तो हाइपोटेनस क्या हो गया फिर से मेरा h, ये √3, तो इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपका √3। तो ये वेरीफाई भी मैंने आपके लिए कर दिया। तो √2 और √3 को आप इस तरीके से बना रहे हो। अगर आपको √5 बनाने के लिए आता है तो √5 के लिए क्या होगा बच्चे, √5 डायरेक्ट बन रहा है, √5 डायरेक्ट बन रहा है, तो हम समझ लेते हैं डायरेक्टली ये बन कैसे रहा है। इसके लिए मुझे किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मदद लेकर भी मैं बना सकता हूँ, पर मैं चाहूंगा डायरेक्ट ही जब बन रहा है तो मैं डायरेक्ट बनाना ही सीख लूं। अगर एग्जाम में आता है तो मैं √5 को डायरेक्ट बना लूंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है √5 नंबर लाइन पे, किस तरीके से √5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं।
ये हमारा थर्ड हो गया बच्चों, रूट अंडर 5 रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस देखिए, नंबर लाइन खींच लीजिए एक आप सबसे पहले, यहाँ पे हो गया 0। तो प्रोसेस ध्यान देखिए, रूट 5 का क्या प्रोसेस होगा, पहले आप 2 सेंटीमीटर लेंगे, ये नाम दे दीजिए आप इसको, यहाँ पर ए, हमने कितना सेंटीमीटर ले लिया, 2 सेंटीमीटर, ओ से मेरा कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं कि मैं बेस ही 2 सेंटीमीटर लूं, मैं परपेंडिकुलर भी 2 सेंटीमीटर ले सकता हूं, बट मुझे एक चीज 2 सेंटीमीटर लेना है और एक 1 सेंटीमीटर लेना है। तो आप ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि बेस 2 सेंटीमीटर लूं या परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर लूं, क्योंकि मुझे एक चीज 2 सेंटीमीटर लेना है, मतलब या तो मैं बेस को 2 सेंटीमीटर ले लूं, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर ले लूं, या मैं बेस को 1 सेंटीमीटर ले लूं और परपेंडिकुलर को मैं 2 सेंटीमीटर ले लूं। मैं ये भी चला देख सकता हूं, ये भी स्टेप फॉलो कर सकता हूं। तो मैंने क्या करा, बेस को 2 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ ए से फिर से 90 डिग्री बनाया मैंने, ए से फिर से 90 डिग्री बनाया, और ये मेरा 1 सेंटीमीटर होगा, इसको नाम दे देते बच्चे, यहाँ पे मैं बी नाम दे देता हूँ, ठीक है, बी नाम दे दो। फिर क्या करता हूँ, बी को बच्चों यहाँ से ओ से मिला देता हूँ, तो ये हो गया ओ ए हो गया मेरा 2 सेंटीमीटर और ए बी हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर कंपास का नीडल रखूंगा, यहाँ ओ पे और बी पे पेंसिल, और यहाँ से आर्क लगाऊंगा, जहां पे जाकर ये आर्क मिलेगा बच्चे ये मेरा क्या कहलाएगा, रूट अंडर 5 कहलाएगा। वेरीफाई करना है तो देखिए ध्यान से, ये मेरा एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस कितना है 2, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो क्या हो गया बच्चों, एच स्क्वायर इक्वल टू 5, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो एच इक्वल टू रूट अंडर 5। तो ये आ गया, इस तरह से हम रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम फोर्थ वाला टाइप देख लेते हैं, फोर्थ रूट अंडर 9.3 का प्रोसेस इन तीनों से अलग है और देखने में भी आपको अलग ही लग रहा है। तो इसका प्रोसेस अब ध्यान से देखते हैं कि रूट अंडर 9.3 को हम किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए सभी। ये हमारा फोर्थ कर रहे हैं यहाँ पे, रूट अंडर 9.3। बच्चे 9.3 का प्रोसेस देखिए आप, उसके लिए हमें क्या करना है, 9.3 की लाइन खींच लेनी है सबसे पहले, तो ठीक है, मान लेते हैं कि रफली मैं खींच रहा हूँ विदाउट स्केल, तो मेरे लिए ये क्या है, नाम दे देता हूँ ए और ये नाम दे देता हूँ बी, और ये मेरे लिए ए से बी कितना खींच लिया मैंने, 9.3 सेंटीमीटर खींच लिया। ए से बी मैंने 9.3 सेंटीमीटर स्केल से मैंने इसको मेजर कर लिया। फिर अगला काम क्या करोगे बच्चे, 1 सेंटीमीटर और मेजर करो और नाम दे दो इसको सी दे दो, तो मतलब बी से आपने सी कितना मेजर करा, 1 सेंटीमीटर, और ए से बी आपका 9.3, क्यों, क्योंकि रूट अंडर 9.3 था, यहाँ पे जितना होगा उतना आप हमें पहले मेजर खींच लोगे, लेंथ लाइन सेगमेंट खींच लोगे। फिर बी से सी आपने 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचा। फिर अब ए सी, अब ध्यान दो बच्चों, ए सी का मतलब क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी, तो 9.3 प्लस 1 कितना हो गया, 10.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ये जो ए सी हमारा लाइन सेगमेंट जो कि 10.3 सेंटीमीटर का है, इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है बच्चों, और लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना ये भी आपने 6-7 क्लास में ही समझ रखा है, कैसे करते हैं बाइसेक्ट, याद करिए, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आप कंपास लेंगे, कंपास का नीडल यहाँ रखेंगे, आधे से ज्यादा लाइन रफली यहाँ तक आप ओपन कर देंगे, आधे से ज्यादा आप कंपास को ओपन करेंगे, एक आर्क यहाँ ऊपर और एक आर्क आप नीचे लगाएंगे, उतने ही खुले हुए से, विदाउट एनी चेंज, कोई चेंज नहीं करना उसके अंदर में, ठीक है, और उतने ही खुले हुए से सी पर रखेंगे कंपास का नीडल और आर्क पे कट लगाएंगे, तो इस तरह से आपका कट लग जाएगा, आप बनाएंगे प्रॉपर, तो ये कट लग जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह से आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है बच्चों, इस तरह से आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये प्रॉपर इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। तो ये जहाँ पे कट लगे वहीं पे ये ज्वाइन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। जब आप बनाएंगे इसको पेंसिल कंपास सबका प्रयोग करके, स्केल का यूज करके, तो इस तरह से आपका लाइन बाइसेक्ट हो जाएगा, जिसको लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट करना बताया मैंने। कैसे करा मैंने, कंपास को यहाँ नीडल रखा, आधे से ज्यादा ओपन करा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, उतने ही खुले हुए से सी से भी आर्क को कट लगाया, फिर उस कट को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मुझे सेंटर पॉइंट मिला, नीडल को यहाँ रखा, पेंसिल को यहाँ ओ तक ओपन करा, पेंसिल को ओ तक ओपन करा, और फिर उसके बाद ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा
सेमी सर्कल हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। यहाँ से जब मैं पेंसिल को इतना ओपन करूंगा ओ तक, तो इस तरह से हमारा सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हो जैसे पी, जहाँ पे ये लाइन बाइसेक्टर है इसको आप पी नाम दे दो। इतना काम होने के बाद क्या करोगे, ये जो डी है, डी से 90 डिग्री पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट हो, यहाँ पे डी रखो और डी से 90 डिग्री नापो और इस लाइन को ऊपर तक ले चलो जहां पे ये टच कर रहा है इसको। कितने डिग्री पे बच्चों? 90 डिग्री पर। इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है। बी से आपने 90 डिग्री पर इसको लेकर गए हो। ठीक है, बी से आप इसको कहां तक ले गए हो? बी से इसको टॉप पे टच करवाया, इसको नाम दे दो जस्ट एम दे दो नाम, इसको नाम दे दो एम, जहां पर इस आर्क को ये बी से गया हुआ लाइन टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना, अगला और आखिरी स्टेप, पहले इस लाइन, यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट था सी तक एंड हुआ था, इसको आगे एक्सटेंड कर लो। ठीक है, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इस तरीके से, और इसको एंड कर दो, यहाँ पे जेड लिख दो, जस्ट सपोज जेड लिख दिया। अब क्या करना है, कंपास का निडल यहाँ रखना है, पेंसिल को टॉप तक ओपन करना है, निडल यहाँ रखे, पेंसिल को यहाँ तक लाना है, और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एक आर्क ले जाना है। ये आर्क जहां जाकर मिलेगा बच्चे, ये आर्क जहां जाकर मिलेगा, ये क्या होगा, रूट अंडर 9.3। ये क्या होगा, रूट अंडर 9.3। तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। अगर इसको वेरीफाई करना है, तो कैसे करोगे, तो इस स्केल से इसको आपको मेजर करना पड़ेगा उस वक्त में वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि ये तो आपको पता है ये 1 सेंटीमीटर है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करोगे, क्योंकि मैंने रफली बनाया है इसलिए मुझे नहीं पता इसका प्रॉपर क्या मेजर है। तो h स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, तो h मेरा b हो गया 1। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर ये हमें स्केल से हम इसको मेजर कर लेंगे और यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और कैलकुलेट करोगे तो आपको ये रूट अंडर 9.3 प्रॉपर मिल जाएगा। तो वेरीफाई भी हो जाएगा साथ के साथ। तो ये हो गया आपका रूट अंडर 9.3 का किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप इसको मेजर करके वेरीफाई कर सकते हो। इसको आप लेंथ को मेजर करिए, यहाँ पर लिखिए और इसका स्क्वायर करिए, क्योंकि इसका स्क्वायर तो ये हो गया आपका 1, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे आप लिख देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो टेकिंग रूट बोथ साइड लेकर यहाँ पे इसको रूट अंडर करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बच्चे, ये रूट अंडर 9.3 ही मिलेगा। आप चेक करके देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसी तरीके से करना है। मैंने कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझा दिया है। पेपर में अमूमन यही कुछ एग्जांपल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप ट्राई करेंगे, लाइक और भी 2-4 एग्जांपल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ तो आप एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हैं, रूट अंडर 6, रूट अंडर 7, रूट अंडर 8, कुछ इस तरीके की संख्या आप ट्राई कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं नंबर लाइन पे किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पैटर्न सेम रहेगा, आप अप्लाई करें, फिर वेरीफाई भी करें पाइथागोरस थ्योरम से कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, आपको प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक नंबर 3 देख लेते हैं अब फटाफट। टॉपिक नंबर 3 क्या है हमारा? टॉपिक नंबर 3 बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। तो डिटेल में समझिएगा, आपको नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में ये बातें आपको दोबारा से रिकॉल करवाई जाने वाली है। ध्यान से समझिएगा डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। पहले तो रैशनल नंबर के अंदर कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है और इरेशनल नंबर के अंदर कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इरेशनल नंबर के अंदर किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो बच्चों रैशनल नंबर में आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 तरीके का होता है। रैशनल नंबर के अंदर जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है बच्चों आपका टर्मिनेटिंग, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग और एक होता है बच्चे आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरी तरह से कट जाता है, हिंदी में कहूँ तो शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो पूरी तरह से नहीं कटता है, जैसे अशांत हिंदी में कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग को बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ हम बात करेंगे रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग बोलूं या रिपीटिंग बोलूं? रिकरिंग बोलूं या रिपीटिंग बोलूं? तो ये रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो इरेशनल नंबर होता है बच्चे, ये सिर्फ आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इरेशनल नंबर जो होता है सिर्फ आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और साथ के साथ क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब, रिकरिंग का मतलब तो रिपीटिंग बता दिया ना, तो क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इरेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, और रैशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल से कि टर्मिनेटिंग क्या है। जैसे मैं टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दूं आपको, तो मैं कहूं जैसे 36/100, तो ये 0.36 आ गया, तो बच्चे ये टर्मिनेट कर गया, मतलब पूरी तरह से डेसिमल के 2 प्लेस में जाकर कट जाता है। ये एक एग्जांपल हो गया। मान लीजिए एक एग्जांपल और दूं आपको, 1/2, तो बच्चे 0.5, ये भी टर्मिनेट कर गया। 0.5 डेसिमल के 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया। मैं जैसे कहता हूँ थर्ड एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 4/5, तो मैं कहूँगा ये 0.8 आ जाएगा, तो ये भी डेसिमल के 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट कर गया। तो ये टर्मिनेटिंग के एग्जांपल हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, नॉन टर्मिनेटिंग जो पूरी तरह से नहीं कटता है, पर साथ में एक बात और साथ में अटैच है, रिकरिंग कर आता है। कटता तो नहीं है, बट एक ही नंबर बार बार रिकर करता है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो मैं बताऊं जैसे 1/3, 1/3 मतलब 0.333 एंड सो ऑन, मतलब यही नंबर आपको बार बार रिकर करता है, पूरी तरह से कट नहीं रहा, सेम नंबर आपको बार बार मिलता रहता है। जैसे मैं कहूँ 1/11, तो 1/11 को आप डिवाइड करोगे तो 1/11 आपका क्या हो जाएगा बच्चे? आप डिवाइड करके देखोगे तो 0.0 आपका 80909 आ जाएगा। 1/11 को आप डिवाइड करोगे तो 0.0909। अब यहाँ रफली डिवाइड कर लो, 1 को 11 से डिवाइड करो तो पॉइंट लगाओ, उसके बाद क्या करोगे? पॉइंट लगा दिया तो 1 0, बट अभी भी कमी है तो 1 0 और लगाओ, तो यहाँ पे 0 लगेगा, कितना होगा? 99। माइनस करो, 1 आ गया, फिर ठीक है, यहाँ पे अगेन आपके पास 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो 00 आएगा, यहाँ पे फिर अगेन क्या होगा? 99। इस तरह से ये चलता चला जाएगा, 0909 करके क्या होगा? रिपीट होता रहता है यहाँ पर। तो ये 1/11 क्या हो जाएगा? 0909 ऐसे ही चलता चलेगा आपका, ठीक है, 0909 रिपीट करता रहेगा। जैसे आप 2/11 को डिवाइड करोगे, 2/11 अगर आप डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 2/11 को करोगे तो 0.181818 ऐसे ही रिपीट करता हुआ चलता रहेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में आपका ये फॉलो होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि ये पूरी तरह से कट तो नहीं रहा, बट हाँ एक सेम नंबर रिपीट, जैसे यहाँ 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ 090909 रिपीट कर रहा है, 181818 रिपीट कर रहा है, तो ये पैटर्न है यहाँ पर इसको, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ √2, या मैं कहूँ एग्जांपल के लिए √3, तो √2 की वैल्यू क्या होती है? तो √2 की वैल्यू 1.41 हम रफली लिखते हैं, पर ये आगे देखोगे तो 1.414213 इस तरह से चलता चला जाता है। उसी तरह से √3 की वैल्यू को हम 1.73 लिखते हैं, बट आगे देखा जाए तो ये आपका 2050 एंड सो ऑन ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या? यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, सभी नंबर पॉइंट के बाद अपने आप में अलग है, और एक बात ये कट नहीं रहा पूरी तरह से, है ना, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, और ये रिपीट करता है 1.414213। देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरी तरह से प्रॉपर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, प्लस में नॉन रिकरिंग कोई पैटर्न भी नहीं है, अलग अलग नंबर बार बार आते जा रहे हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। और रैशनल नंबर क्या होता है बच्चे? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो रैशनल 2 प्रकार के और इरेशनल में सिंपल
एक टाइप होता है। तो ये आपकी पहचान है। अगर एग्जाम में 1 नंबर नहीं पूछा जाता है कि आपको कोई एग्जांपल दे देगा, जैसे यही पूछे 36/100 ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो आप बताओगे 36/100 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। या एग्जाम में आपसे पूछ ले 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो आप बताओगे 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। या आपसे पूछ ले √2 का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो आप बताओगे √2 क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है। तो ये 1 नंबर नहीं पूछा जाता, इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्लियर है? तो ये टॉपिक 3rd था हमारा, बहुत छोटा सा टॉपिक था, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जो मैंने समझाया है इसको 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए दोबारा से, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। 3 ही वर्ड आपको याद में, रैशनल में 2 वर्ड, इरेशनल में 1 वर्ड। ठीक है? क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए सर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के हम टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर किया, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। अभी 4 टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, तो हम 3 टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में, और फिर लास्ट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो उसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी के टॉपिक को वहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है?